जो पहला न्यूज है दैट इज फ्रॉम द जीएस पेपर 2, कॉलेजियम क्लियर्स जजेस ट्रांसफर। ट्रांसफर करने से क्या फायदा है, क्या क्यों ट्रांसफर किया जाता है, क्या लॉजिक है? जो जज तो जज ही रहेंगे, तो फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? क्या फायदा है जुडिशरी को? अच्छा, ट्रांसफर करने से कोई फायदा है, आप बताइए। क्यों तो ऐसे फालतू का ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? कुछ तो लॉजिक होगा, बताइए आप क्या लॉजिक है। तो पहले तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही थे, वापस वहीं पे तो भेजा है। न्यूज नहीं, घर पे जाके पढ़ा था। न्यूज में लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ही इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जस्ट आफ्टर द चीफ जस्टिस, सो ही विल बी द पार्ट ऑफ कोलिजियम। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में देयर ही इज एट द सेवेंथ नंबर, तो कोलिजियम का ही विल बी नॉट पार्ट। दिस इज द मेन थिंग, वो जुडिशरी जस्टिफाई कर रही है कि हम कोलिजियम के पार्ट होने से बचा रहे हैं, ये फायदा है और कोई तो फायदा नहीं। अब फर्दर प्रोसीजर जो होगा, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो अभी फॉर्म किया है कमिटी, उसमें क्यों कौन कौन है? एज पर द रूल अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करती है, अब जो प्राइमरी लेवल पे होता है, अभी तो रिमूवल प्रोसेस नहीं स्टार्ट है, पहले तो ये इंश्योर करते हैं कि सच में जो आरोप लगाया है वो सही है कि नहीं। तो उस केस में जो कमिटी होगी उसमें दो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और वन विल बी द जज ऑफ हाई कोर्ट, ये प्रोसेस है। व्हाट? अभी जो प्राइमरी लेवल पे है उसमें सब हाई कोर्ट के रहेंगे। अब जब रिमूवल प्रोसेस होगा तो वहां पे आइदर एक पर्सन जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा सुप्रीम कोर्ट का, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा जो होगा वन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड थर्ड पर्सन विल बी द जूरिस्ट। ये है जब हम रिमूवल प्रोसेस पाएंगे। लेकिन प्राइमरी लेवल पे तीनों ही हाई कोर्ट के जजेज हैं। तो दिस इज द प्रोसेस अभी जो स्टार्ट किया है। कुणाल कामरा का वीडियो देखा किसी ने? किसने? आपने देखा? पूरा नहीं देखा? अच्छा, 45 मिनट का था। हुँ? आप लोगों ने देखा वो? कुणाल कामरा का स्टैंड अप कॉमेडी शो एक है, काफी बवाल है उस पे। ठीक है, तो मेन है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है कि हमें करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ये है कि क्रिटिसिज्म डायरेक्ट किसी पॉलिटिशियन का कर रहा है एज ए सिविल सिटीजन, तो जस्टिफाई है कि नहीं है? जस्टिफाई है। वो इसीलिए पूछ रहा हूँ, देखा होता तब आप ओपिनियन दे सकते थे। क्योंकि क्रिटिसिज्म था, बहुत अच्छा खासा क्रिटिसिज्म था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत गाली वाली दिया है। नॉर्मल क्रिटिसिज्म जो है वही है, उतना तो देने का अधिकार है। और वो अपना स्टैंड भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मैंने बोला है अजीत पवार ने सेम बोला हुआ है, तो वो भी तो बोला कि सेम चीज, तो पहले उनके खिलाफ आप जो भी करवाना है, जो भी डिफेमेशन ही केस हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब इसमें जाएंगे तो क्या क्या जा सकते हैं? पहला हो सकता है कि डिफेमेशन जिसके जिसके खिलाफ बोला है वो स्टार्ट करे। दूसरा हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू उठाए, तो वहां पे सेडिशन का चार्ज लगता है। तो ये मेन चीजें हैं। और हम लोग जब भी आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो इन दोनों को हम हर्डल बताते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट इन द गवर्नमेंट जॉब। तो ये तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्ट्रेंथेन ऑफ द क्लाउड बैंड इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट एंड डेंसिटी ऑफ द रैन ड्यूरिंग इंडियन मानसून। ठीक है, तो अभी तक ये कॉन्सेप्ट लगता था कि जो बारिश होता है इंडिया में, बारिश किस लिए होता है? मानसून विंड्स आते हैं, एंड मानसून विंड्स क्यों आते हैं? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करके कौन सा विंड आता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड आता है, दैट इंटूस जो हमारा मानसून का फेज होता है, कब से कब तक स्टार्ट होता है? जून से सितंबर का फेज है, दैट इज द मानसून फेज। ठीक है, इसमें लगातार बारिश आती है,
कैसे आती है बारिश? बारिश का क्या होता है? ड्राई जो होता है एंड वेट स्पेल होता है, दो स्पेलिंग होता है। एक ड्राई स्पेल होता है जिसमें कुछ दिन तक बारिश नहीं आती है, तो हम लोग कहते हैं बहुत ज्यादा उमस हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर उसी में बारिश आ जाती है तो थोड़ा सा राहत मिलती है। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। नोट्स, नोट्स बहुत कुछ का यूज करते हैं हम लोग। जैसे एक तो पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद गूगल का भी हेल्प लेते हैं ताकि हिंदी का ट्रांसलेशन प्रॉपर है। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज द मानसून का जो विंड होता है, दैट इज द ड्राई एंड वेट स्पेल होता है। अभी तक माना जाता था कि कंटिन्यूअसली जो फ्लो होता है विंड का, वो फ्लो होता रहता है। कहां से कहां फ्लो होता रहता है? इक्वेटर टू द नॉर्थ, जो हमारा मेन लैंड है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि ये स्पेल जो होता है कंटिन्यूअसली नहीं होता है। देयर इज द बैंड ऑफ क्लाउड्स। जब क्लाउड्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या होता है, वो क्रॉस करता है अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर उसकी डेंसिटी कम होगा तो इक्वेटर क्रॉस नहीं करता है। जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमारे पास ड्राई स्पेल होगा, बारिश नहीं होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होने लगती है। जब पर्टिकुलर डेंसिटी इंक्रीज होता है क्लाउड बैंड का, तो वो क्रॉस करता है और मेनलैंड इंडिया में आके बारिश होती है, रेनफॉल उसी से होता है। नियर अबाउट कितने परसेंट इंडिया का जो रेनफॉल वाटर हमारे पास आता है वो मानसून विंड से आता है? व्हाट इज द परसेंटेज? 80% है भी इसमें। 80% ऑफ जो रेनफॉल है दैट इज द समर मानसून आता है। बाकी का जो 12% के आसपास है, 10-12%, वो किससे आता है? जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून होता है उसके थ्रू होता है। बाकी का 7-8%, और जो बचे हुए वो किससे आते हैं? वो तो मानसून में ही सब आएगा। दो इन्होंने बता दिया, दो हम लोगों ने देख लिया, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। और ऑसिलेशन तो सब मानसून में आएगा। वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है उससे आता है, जो हम लोग कश्मीर में, पंजाब में जाड़े में बारिश देखते हैं, दैट इज द वेस्टर्न। और बाकी जो छोटे मोटे रैनफॉल होते हैं दैट इज द कन्वेक्शन होता है। जब एयर जो होता है मॉइस्चर अब तुरंत बड़े लेक से उठा और वहीं पे बारिश हो गया, दैट इज द कन्वेक्शन। ये सब रेनफॉल के मॉडल होते हैं, यू शुड बी नोइंग। जो मेन डिफरेंस बनाता है दैट इज ड्यू टू द बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। जो हमारा मानसून का विंड का जो क्रिएट करता है दैट इज द बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, उसके थ्रू होता है। और उसी के थ्रू यहाँ पे जब क्लाउड बैंड उस डेंसिटी से क्रॉस करता है तभी वो इक्वेटर को क्रॉस करेगा, वरना डाइवर्ट होके ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है। पिक्चर बन रहा है ना कैसे? इक्वेटर है, इक्वेटर के आप इस तरफ आएंगे इंडिया है, और इधर की तरफ आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले में। तो हम देखते हैं ना कि ला नीना कंडीशन, अल नीना कंडीशन, कहीं ना कहीं उसका भी ये सब इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट न्यूज है, द आइस फ्रोजन फॉर मिलीनिया थॉज कश्मीर वेकअप्स टू न्यू रिस्क। ठीक है, तो यहां पे बात हुई है कि परमा फ्रॉस्ट जो है दैट कवर्स 64% ऑफ द टोटल एरिया इनटू द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। व्हाट इज द परमा फ्रॉस्ट? परमा, वो तो पाला जो होता है दैट इज आई थिंक वो फ्रॉस्ट। परमा फ्रॉस्ट अलग है। ज्योग्राफी किसी ने पढ़ा है? आपका है ज्योग्राफी ऑप्शनल? नहीं, क्या पढ़ा है परमाफ्रॉस्ट के बारे में? क्रायोस्फीयर के बारे में पढ़ा है? व्हाट इज द क्रायोस्फीयर? क्रायोस्फीयर क्या है? हम्म, सब पार्ट है क्रायोस्फीयर, जहां पे भी आपका परमानेंट आइस, या तो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा,
आइस सीट हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है। एंड परमाफ्रॉस्ट भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर है। जैसे हम लोग लिथोस्फीयर पढ़ते हैं ना, वैसे ही क्रायोस्फीयर लिथोस्फीयर के उस पार्ट को, खासकर अपर सरफेस को, उस पार्ट को करते हैं दैट इज कवर्ड बाय द आइस सीट्स और द ग्लेशियर्स, ठीक है। आइसबर्ग, ये सब चीजें हैं वो क्रायोस्फीयर का पार्ट बनाती है। परमाफ्रॉस्ट वो है जहां पे कहीं पे भी जमीन 2 साल से ज्यादा लगातार फ्रीज्ड हो, जमीन फ्रीज्ड हो। जैसे जमीन आप देखते हैं ना, वो फ्रीज्ड हो। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, आइस ग्लेशियर में रॉक होगा, उसके ऊपर आइस होगा, लेकिन पूरा जमीन ही जब फ्रीज होने लगेगा तो ऐसे में क्या होगा, कोई भी वहां पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। खासकर अगेन ये क्रायोस्फीयर का पार्टी है। इसका ये फायदा है जब फ्रीज हो जाता है, परमाफ्रॉस्ट से ये फायदा है कि जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको ट्रैप किए रहता है, लेकिन जब ये पिघलेगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन रिलीज होंगी, तो क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट करेगा। क्लियर हो रही है? तो क्लाइमेट चेंज पे अगर इंपैक्ट करेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगा, और जब गर्मी बढ़ेगा तो परमाफ्रॉस्ट फिर से पिघलेगा, तो साइकिल बना देगा। मतलब अगर आप परमाफ्रॉस्ट कम हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ग्लोबल वार्मिंग से अगेन जो तेजी होगी परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का, वो और तेज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट आएगा। परमाफ्रॉस्ट का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज द परमाफ्रॉस्ट? अभी बताया हूं क्या है। यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, परमाफ्रॉस्ट इज द ग्राउंड दैट हैज बीन फ्रोजन एट लीस्ट 2 years। 2 साल इसका डिफिनीशन है कि 2 साल लगातार, ऐसा नहीं कि आधा घंटा फ्रीज हुआ फिर नॉर्मलाइज हुआ तो परमाफ्रॉस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल परमाफ्रॉस्ट जो होता है हजारों लाखों साल से वो फ्रीज्ड है, लेकिन कम से कम डिफिनीशन में 2 साल तो फ्रीज होना चाहिए, तभी उसको परमाफ्रॉस्ट में हम काउंट करेंगे। क्रायोस्फीयर में हो सकता है आइस सीट अगर 6 महीना भी वहां पे है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। परमाफ्रॉस्ट मैक्सिमम जो होता है परमानेंट फ्रीजिंग होती है, ओके। सॉइल, सेडिमेंट एंड रॉक्स ऑफ फ्रीज्ड कंडीशन में होंगे, ठीक है। जब परमाफ्रॉस्ट का साइक्लिक इंपैक्ट है, और हम देख रहे हैं कि लद्दाख और कश्मीर का मैक्सिमम पार्ट जो है परमाफ्रॉस्ट से इंपैक्टेड है। अभी हम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जितनी भी चीजें कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। और जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो क्या होगा, अवलांचेस टाइप की चीजें होंगी, अभी देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो बढ़ रही हैं, दिस इज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल एज वो साइक्लिक प्रोसेस में इंपैक्ट कर रहा है। क्लियर हो रही है ये चीजें? परमाफ्रॉस्ट, क्रायोस्फीयर, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज द थॉविंग? पिघलेगा धीरे धीरे, जब नरम होगा जब, तो क्या होगा वहां पे, अवलांचे और क्या, दलदल हो सकता है, ठीक है। तो ये मातृ कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर द रीजन, राइजिंग सरफेस टेम्परेचर, नेचुरल वे में डिफॉरेस्टेशन भी रीजन हो सकता है, लैंड यूज चेंज जो है, एंड वाइल्ड फायर्स, बिसाइड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। व्हाट इज द ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट जब कम होगा तो क्या होगा, पानी आएगा, पानी जब होगा तो डिप्रेशन में भरेगा, ठीक है। डिप्रेशन में कुछ ऐसी जगह पे अगर भर रहा है वहां के आर्टिफिशियल ब्लॉकेज है, कोई पत्थर है ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी तो भरेगा, लेकिन अगर पत्थर थोड़ा भी झटका दे के निकले तो एक जो पत्थर से एक्यूमुलेटेड वाटर है एक निकलता है, तो क्या होगा, बोस का कंडीशन होगा ना। जैसे आप नॉर्मल एक खेत में आप एक बैरियर बना दे, हल्का सा पानी भर गया, एक वो जो बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो जो पूरा का पूरा आपका खेत का पानी है वो क्या होगा, नीचे बगल वाले खेत में जाएगा, बगल वाले घर में जाएगा। ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बात हो रही है, मानिए बहुत हिल एरिया है, वहां से परमाफ्रॉस्ट पिघला, वहां पिघल के क्या होगा, पानी आएगा, आसपास की वैली में वो आके कलेक्ट होगा। मानिए वैली कहीं से, ये मानिए पहाड़ है, और यहां से पानी पिघला और इस पहाड़ी एरिया में ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। कुछ ऐसे माने हिल निकला हुआ है एक और, अगर हिल से थोड़ा भी है और यहाँ पे नीचे सब विलेज बसे हुए, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट था यहाँ पे, क्या था, परमाफ्रॉस्ट था, नीचे एकदम सब कुछ नॉर्मल कंडीशन था, लोग रह रहे थे।
पर्माफ्रॉस्ट पिघला, लेकिन ये पानी धीरे धीरे नहीं आया, यहाँ इकट्ठा हो गया ये पानी करके, मिलियन ऑफ टन में पानी इकट्ठा हो गया। अगर धीरे धीरे पानी बहता तो क्या होता, वो धीरे धीरे निकल जाता, गांव होता बगल से नाला ओला कुछ से निकल जाता। लेकिन अब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और ये अगर टूटा स्ट्रक्चर जहां से उसका बैरियर बना है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा और पूरा का पूरा गांव बह जाता है। तो जो ग्लॉफ का कंडीशन है, ये ग्लॉफ, दिस इज ग्लेशियल झील विस्फोट। ये अभी केदारनाथ में भी जो हुआ था, अभी पिछले साल की बात है, सिक्किम में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो पूरा का पूरा बह गया है ड्यू टू द ग्लॉफ। तो ग्लॉफ बहुत ही ज्यादा इस समय रिस्की कंडीशन है, हैजार्डियस कंडीशन बन गया माउंटेन एरिया में। ग्लॉफ का मेन रीजन है हमारे पास डेटा भी नहीं है, उतने ऊपर जाके एक तो कोई जाता नहीं है हिल एरिया में, तो सैटेलाइट का डेटा भी हर जगह जाके देखना पड़ेगा ना। जैसे सैटेलाइट अगर पर्टिकुलर एरिया में है तो हमें अनजान है ग्लॉफ से, और जब बर्स्ट हो रहा है तो वहां पे डिजास्टर आ रहा है, वो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया है कि नियर अबाउट 33% जो वाटर है ड्यू टू द परमाफ्रॉस्ट और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके कारण अभी इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तो इंक्रीज हो रहा है, पर आगे आने वाले टाइम में दिस विल क्रिएट द जो वाटर डिजास्टर होगा, वाटर का जो स्कार्सिटी होगा वो बहुत ही क्या हाई लेवल पे जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे चमोली में ये सब हुआ है, फिर सिक्किम में है ये सब चीजें। सिक्किम का क्या नाम था, साउथ लोनेक लेक इन सिक्किम, वहां पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक आया था, पूरा का पूरा डैम था, साथ साथ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था सब वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक और दिक्कत आ रही है कि जो हमारे इतने मेहनत से हमने हाई जो लेवल है, वो खासकर जो बॉर्डर विद द चाइना है, वहां पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए थे डिफेंस का, लेकिन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब पर्माफ्रॉस्ट जब पिघल रहा है तो क्या होगा, रोड का क्या होगा, वो रोड भी खसकेगा, सब कुछ कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएगा, वो भी हमारे साथ इश्यू है। सडेन इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी कठिन है। तो ये कह रहे हैं जो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसके थ्रू हम इस पे भी परमाफ्रॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो भी कर ले। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप बताइए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहीं भी बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है जो अभी तक हमारा एज पर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हमने पास किया था, उसमें हमने जो क्राइटेरिया दिया है वो 50 करोड़ दिया है। 50 करोड़ से ज्यादा का अगर प्रोजेक्ट है तो वहां पे प्रॉपर तरीके से ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये प्रोजेक्ट इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, वहां के रहने वाले स्पीसीज को, ठीक है, किस तरीके से वहां का नेचुरल जो भी नदी आ रही हो उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये सब चीजों को एक बार हम एसेस करते हैं और उसके बाद हम उसका पहले ही उसका सोल्यूशन निकाल दे, प्रोजेक्ट के साथ साथ वो चीजें भी बनती रहे, तो वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी प्रोजेक्ट बने तो उसमें पर्माफ्रॉस्ट को भी हम इसका एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बना दे, खासकर जो भी ग्लेशियर एरिया में है, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। नीचे दिया हुआ है क्रायोस्फीयर एंड अदर थिंग, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इट्स टाइम टू डीच सेक्सीएस्ट कैंपेन स्लोगन। तो यहाँ पे बात आ गया कि समय आ गया है कि लोग लिंग भेदी चुनाव नारों को छोड़ा जाए। तो यहाँ पे ये सोसाइटी का पार्ट होगा, जीएस पेपर 1। यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कशन हुआ है कि जैसे विमेन्स का अब पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ रहा है, लेकिन दिक्कत है कि उनको अभी भी हम सिर्फ मेयर एक वोट बैंक के जैसे देखते हैं, डिसीजन मेकिंग में हम अभी भी विमेन्स को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जितने भी आप स्लोगन अभी का देखेंगे, मैक्सिमम दे आर एक तरीके से विमेन्स को एक प्रोडक्ट के रूप में जैसे यूज किया जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि पहले जो होता था सड़क, बिजली, सड़क, पानी था, स्लोगन बदलते रहते हैं, वैसे बदले हैं, लेकिन अभी हम जो मेनली दे रहे हैं वो स्कीम बेसिस पे स्लोगन दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जब स्लोगन का मेन स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हुआ था, स्लोगन एज ए पॉलिटिकल कैंपेन इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था कि गरीबी हटाओ, कुछ इस तरीके के नारा से उन्होंने पूरा इलेक्शन को मैनिपुलेट किया था, जीता भी था, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे इंदिरा हटाओ,
जनता दल आई थी इस नारे से, कैंपेन से, ठीक है। इसी तरीके के कंटिन्यूअसली ये चीजें आती रहती हैं। अभी जो आ गए हैं दैट इज जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि घर की लक्ष्मी, तो घर की लक्ष्मी आप अगर कह रहे हैं और घर की लक्ष्मी कह रहे हैं, इसका मतलब वुमेन्स को आप घर के सारे कामों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना, कि घर का मतलब पुरुष से कुछ नहीं लेना है, घर का काम, घर का काम जितना भी होगा दैट विल बी डन बाय द वीमेन। फिर यहाँ पे इन्होंने लिया है कि महिला के विकास के लिए वोट दो, ठीक है। अगेन यहाँ डिसीजन मेकर्स नहीं लिया जा रहा है, ऐसा लिया जा रहा है कि जस्ट दे आर द बेनिफिशियर्स। तो इन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं कि इस तरीके के जो वर्ड है आप लोग यूज कर सकते हैं, कभी भी मेंस का आंसर लिखे या ऐसे का लिखे, तो यू कैन यूज ऑल दिस वर्ड्स। कॉलेजियम क्लियूस जज ट्रांसफर, ये हमने देख ही लिया। कुणाल कामरा विल नॉट अपोलोजाइज, वी हैव सीन। फिनेंस बिल इज क्लासिक केस ऑफ द पैचवर्क सोल्यूशन थरूर, ठीक है। तो यहाँ पे मीन जो है कि फिनेंस, व्हाट इज द फिनेंस बिल? बजट चल रहा है, फिनेंस बिल भी अब डिस्कस हो रहा है। व्हाट इज द फिनेंस बिल? आर्टिकल 112, तो वो तो आपका बजट हो गया। वेरी गुड। 117 जो है दैट इज द फिनेंस बिल होता है। फिनेंस बिल में वैसे मनी बिल भी आ जाता है। मनी बिल इज ए पार्ट ऑफ फिनेंस बिल। फिनेंस बिल में तीन चीजें आएंगी, मनी बिल आएगा, फिर फिनेंशियल बिल 1 टाइप 1 और फिनेंशियल बिल टाइप 2। मेनली दिस इज डिफाइंड इन आर्टिकल 117, जैसा इन्होंने कहा है। एक बार हम लोग देखते हैं 117। देखिए स्टार्ट हो जाता है 110 से, 110 से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मनी बिल। मनी बिल के पास बजट आएगा और बजट के बाद दैट इज द 117, दैट इज द फिनेंस बिल। फिनेंस बिल जस्ट अगर कोई भी चीज है जो बजटरी प्रोसेस है, जैसे जहां से भी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल के लिए जा रहे हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फिनेंस बिल। कुछ चीजें जो क्लियर कट में डिफाइन है वो मनी बिल क्लियर कट में डिफाइन है। आर्टिकल 110 में मनी बिल डिफाइन है। देखिए यहाँ ए से लेके डी के बीच में दे हैव डिफाइंड द मनी बिल। 1 सेकेंड, ये 110 है और वहां से यहाँ पे बोला कि मनी बिल क्या क्या इंक्लूड करेगा। अब इसके सिवा अगर कोई ऐसा हम बिल बनाते हैं जिसमें मनी बिल का जो डिफिनीशन है उसको छोड़ के भी कुछ इंक्लूड हो, मनी बिल इंक्लूड हो और उसके थ्रू कुछ और भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो, देन इट विल बी द फिनेंस बिल। मनी बिल को छोड़ के कुछ और भी अगर इंक्लूड हो, जैसे हमने कहा कि टैक्स लेंगे, टैक्स के साथ साथ हमने रेगुलेशन के लिए भी कुछ बना दिया। जैसे हमने बोला कि क्रिप्टो करेंसी नया करेंसी है, अभी तक हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, हमने इंक्लूड किया। हमने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगाया तो वो आ जाएगा इनटू द मनी बिल। लेकिन टैक्स के साथ साथ हम उसको रेगुलेट भी करना स्टार्ट कर दें कि अगर किसी ने कोई वायलेट किया तो इतने साल की सजा होगी, ये गैम्बलिंग में यूज हो सकता है, इस तरीके से यूज हो सकता है। तो जब रेगुलेशन हम स्टार्ट कर दें क्रिप्टो करेंसी का और वो सेम टैक्सेशन वाले में लिख दें, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द फिनेंस बिल। क्लियर हो रही है? फिनेंस बिल विल बी द मनी बिल प्लस द एक्स्ट्रा, कोई भी चीज होगा दैट विल बी द फिनेंस बिल। तीनों में आप रिकमेंडेशन किसका लेंगे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन तीनों में पहले होगा, ठीक है। लेकिन फिर मनी बिल और फिनेंस बिल में डिफरेंस आ जाता है। रिकमेंडेशन के बाद क्या होगा कि मनी बिल में टोटल जो पावर होगा पास करने का दैट विल बी विद द लोकसभा, लेकिन फिनेंस बिल में ऑर्डिनरी बिल के जैसे डील करने रखते हैं आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर हो रहा है? ज्वाइंट सिटिंग भी पॉसिबल है इन केस ऑफ द दिस फिनेंस बिल। क्लियर हो रही है? फर्दर हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल 117 तो वी विल डिस्कस, बट यू शुड नो ऑल दिस बेसिक थिंग। समझ में आ रहा है क्या है मनी फिनेंस बिल? तो यहाँ पे फिनेंस बिल जस्ट आफ्टर द बजट हम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो फिनेंस बिल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग इस समय पार्लियामेंट में फिनेंस बिल को हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी को क्रिटिसाइज किया है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि टैक्स टेररिज्म यूज हो रहा है इस समय। व्हाट इज द टैक्स टेररिज्म? यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने शशि थरूर ने कहा कि गवर्नमेंट इस समय टैक्स टेररिज्म, यहाँ पे क्या डायमेंशन है अभी जो डिस्कस?
टैक्स टेररिज्म और कोई? न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है टैक्स टेररिज्म, ऑपोजिशन यूज बहुत करती है कि क्या है? ये भी नहीं है। टैक्स टेररिज्म ये है कि जैसे अब ईडी के ऑफिशियल्स को इतना पावर दे दिया गया है कि टैक्स के नाम पे घर में घुस के जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं, आपको 24 घंटे बैठा के रख रहे हैं, आपसे 2-2 दिन तक बुला के आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो क्या है, टैक्स के नाम पे दे आर, ईडी के पास इतना पावर चला गया और उसका मिसयूज कर रहा है, टेरर क्रिएट कर रहा है इनटू द माइंड ऑफ बिजनेसमैन। दिस इज द टैक्स टेररिज्म। ये बहुत न्यूज में है आजकल, थोड़ा सा इसका बस जानिएगा वेयर इट इज रिलेटेड टू। यहाँ पे दिया भी है कि जो विक्टिम है द बिजनेस ओनर एंड द कारपोरेट एंड इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया नेवी इन अनाउंस मेड इन इंडिया अफ्रीकन एक्सरसाइज आईओएस सागर। तो अभी हमने स्टार्ट किया है इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में। हम चाहते हैं कि चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम चाहते हैं कि मेंटेन करें। स्टार्ट हमने सागर प्रोजेक्ट से किया था। व्हाट इज द सागर प्रोजेक्ट? सागर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी मोदी जी जाके महासागर स्टार्ट किए हैं। सागर बहुत दिनों से चल रहा था, महासागर अभी पिछले महीना अभी मोदी जी गए थे ना मॉरिशस, तो महासागर स्टार्ट हुआ। व्हाट इज द सागर? जो हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अल्टरनेटिव के रूप में सागर दे रहे हैं। एंड अंडर दिस सागर प्रोजेक्ट हम जितने भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट है और सिक्योरिटी, पाइरेसी, इतना जो भी इंडियन ओशन में, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो स्टार्ट हुआ है दैट इज द इंडियन ओशियन शिप सागर, आईओएस सागर। और इसके अंडर में 9 फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ जो अफ्रीका है उसके साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9 फ्रेंडली नेशन का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। दिस इज 9 फ्रेंडली नेशन जो इन्होंने कहा, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मैप में लोकेट कीजिए, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशली, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। सारे हो गए। वेयर इज द कोमोरोस? ओके, एंड वेयर इज द सेशली? सेशली जस्ट ऊपर है। ये जितने भी आइलैंड है, मॉरिशस, कोमोरोस एंड सेशली, दे आर द आइलैंड। बाकी के जो बचे, मेडागास्कर भी आइलैंड हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए, दे आर। श्रीलंका भी आइलैंड ही है, 1 2 3 4 5 6, और बचे जो 3 है दे आर द कोस्टल लैंड एरिया, मोजाम्बिक, केन्या एंड साउथ अफ्रीका। लोकेट कर लिया। इन्हीं के बीच में है हम जो अपना शिप भेजे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप? सुनन सु शून्य शून्य शून्यना, क्या लिखा हुआ है? सुनैना, सुनैना। ओके, आई वाज कंफ्यूज। तो जो हम भेज रहे हैं दैट इज द आईएनएस सुनैना। ओके, सो दिस विल बी बिटवीन अप्रैल 5 टू मई 8। ये पीसेस के लिए काम आएगा। कब हम डेट? महासागर मोदी जी ने अभी स्टार्ट किया है, दैट इज द म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर द सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन। ठीक है, तो दिस इज द सागर का जो है वो एक्सटेंशन है, अगेन सेम पर्पज वही है। अभी हम तंजानिया के साथ जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक्केम, एक्केमे। वेयर इज द दरल सलम? ये कहां पे है? तंजानिया। एक बार लोकेट कीजिए, दिया भी हुआ है मैप में। दर अस सलम ये है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन किसके ऊपर है। मोजाम्बिक के ऊपर तंजानिया, तंजानिया के ऊपर केन्या। जब अगर मैच कराने की कोशिश करेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है यूपीएससी कि साउथ से नॉर्थ के एरिया में अरेंज करने के लिए, तो ऐसे में थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो आपके काम आएगा। मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के ऊपर तंजानिया, तंजानिया के ऊपर केन्या, केन्या के ऊपर सोमालिया। तो इस तरीके से फिर जितने भी इंपॉर्टेंट जगह आते हैं, जैसे दर अस सलम, तो ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर होना चाहिए वेयर इट इज लोकेटेड।
लेसोथो का नाम सुना है? लेसोथो क्या है? लेसोथो अभी भी किंगडम है, ठीक है, और एकदम लैंडलॉक्ड एरिया है। ये है बीचों बीच साउथ अफ्रीका के बीच में लेसोथो, ये देश है। स्वाजीलैंड इट इज ऑल्सो कंट्री, ये भी लैंडलॉक्ड है। तो ये सब भूटान वाला टाइप के हैं, एकदम बीचों बीच। भूटान से भी ज्यादा इनकी हालत खराब है क्योंकि एकदम किसी देश के बीच में। भूटान फिर भी बॉर्डर है दूसरे देश के साथ। नेक्स्ट न्यूज है चाइना टाइज बिटवीन कंसिलिएशन विदाउट डिटरेंस। चाइना टाइज, व्हाट इज दिस? अभी जो हमारे बीच में काफी बीच में लड़ाई हुआ था, फिर धीरे धीरे हम लोग थॉ में जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग चीजों को इम्प्रूव करा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द चाइना। तो यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस किया है कि मोदी जी ने बहुत सोच समझ के ये स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी पता है कि जिस तरीके से यूएस का स्टैंड है, कोई भी उनका प्रेडिक्टेबल स्टैंड नहीं है। और चाइना के साथ जो चाइना की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी की 4 गुना है। जस्ट बगल में है, डिपेंडेंसी हमारी चाइना से बहुत ज्यादा है, तो चीजें बिगाड़ के हम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ट्रेड डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। नियर अबाउट यूएस के बाद यूएस और चाइना में हमारा कंपटीशन रहता है, दोनों बराबर की इकोनॉमी है। जो हमारा ट्रेड रिलेशन है नियर अबाउट 115 बिलियन डॉलर का है, वो दोनों के साथ आस ही पास है। कभी यूएस आगे निकल जाता है, कभी चाइना आगे निकल जाता है। अभी जो सबसे ज्यादा पीक पे है यूएस है, लेकिन कुछ साल पहले तक चाइना भी पीक पे रहता है। बीच बीच में देखिएगा 2021 में चाइना टॉप पे था, फिर 2022 में यूएस टॉप पे आ गया, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और चाइना के साथ ये अच्छी बात है कि नेबरहुड है, तो कहीं ना कहीं हमें एक तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो हम कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, साथ साथ हमारा एक रिलेशन अच्छा रहे। तो अगर पाकिस्तान को काउंटर करना है तो चाइना का ही सपोर्ट चाहिए होगा। यूएस कितना भी कर ले, चाइना अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा तो पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एनालिसिस किया है कि दैट इज गुड मूव, हमें कहीं ना कहीं इंप्रूव करना ही था। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इंडिया जो है इंडियन इकोनॉमी का 4 गुना चाइना की इकोनॉमी है। एंड स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जब तभी रहेगा जब हम कहीं ना कहीं चीजों को इम्प्रूव करें बॉर्डर एरिया में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। ओवरऑल इन्होंने पूरा एनालिसिस सही किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है सीक्वेंसिंग ऑफ द 10,000 टीबी जीनोम सैंपल कंप्लीटेड। यहाँ पे हम लोग डेयर टू एरा डी टीबी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जैसे अभी हम लोग कौन सा कैंपेन चला रहे थे, 100 डे कैंपेन चला रहे थे, यूनियन गवर्नमेंट चला रही थी, स्क्रीनिंग करवा रहे थे, वैन के थ्रू हम एक्सरेज एंड टेस्टिंग भेज के करवा रहे थे। व्हाट इज द मेन बैक्टीरिया जिसके थ्रू होता है टीबी, बताइए। टीबी का मेन बैक्टीरिया किससे होता है? पूजा लिखा है, यहाँ सामने भी लिखा है, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस तो एडेड है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया भी ऐड है। सिर्फ आपको माइको याद करना है, बाकी चीजें तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, टीबी के नाम में ही इंक्लूडेड है। जो मेन टेस्टिंग हम करते हैं टीबी के लिए, दैट इज 2 टाइप ऑफ द टेस्टिंग होता है। एक होता है दैट इज की एक्सरेज यूनिट से करते हैं, लेकिन एक्सरेज से हम जो डॉर्मेंट टीबी है उसको नहीं पकड़ पाते। तो उसके लिए हमें डॉर्मेंट टीबी को पकड़ने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग, नाट टेस्टिंग होता है। तो अगर कभी पूछता है व्हाट इज द नाट टेस्टिंग, दिस इज अगेन इट इज स्क्रीनिंग फॉर द टीबी, टीबी पेशेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी जो हम 100 डेज का कैंपेन चला रहे थे, व्हाट वाज द नेम? टीबी मुक्त भारत अभियान, यही था। वो 100 डेज पे था और 100 डेज में हम केवल कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे थे। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको एक्सपेंड करके पूरे इंडिया लेवल पे चलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, ग्लेशियर्स लूजिंग आइस एट रिकॉर्ड लेवल अराउंड द ग्लोब। तो ये कंटिन्यूसली न्यूज है, वही है कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, बार बार डिफरेंट आपका रिपोर्ट आ रहा है। एक रिपोर्ट जो वहां पे स्टडी किया है पास्तुरूरी ग्लेशियर ऑफ द पेरू। तो यहाँ पे बस नाम याद रखिएगा कि अगर पास्तुरूरी ग्लेशियर पूछता है दैट इज इन द पेरू। ये सब पीसीएस प्रीलिम्स में काम आएगा। यहाँ पे एक और स्टडी इन लोगों ने कहा करा है, दैट इज युगांडा
एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का एक ग्लेशियर है, व्हाट इज द नेम? रुवेजोरी, रुवेजोरी माउंटेन्स। तो अगर ये पूछता है रुवेजोरी माउंटेन्स कहाँ पे है, दैट इज बॉर्डरिंग विद द युगांडा एंड कांगो। तो ये अगेन पीसेस प्रीलिम्स, सब जगह से यही है। जो कॉमन रिजल्ट है कि हमारा ग्लेशियर स्विंग कर रहा है, देयर इज द रिट्रीटिंग। बस न्यूज में है तो नाम ये सब आप लिखते रहें कि ताकि कभी दिखे प्रीलिम्स में तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। नेक्स्ट न्यूज है कोलोसल वेस्टेज दैट इज फूड फॉर द थॉट। तो यहाँ पे है कि यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें ये बताया है कि नियर अबाउट जो हम वेस्ट कर रहे हैं खाना का, कितना % हम लोग वेस्ट कर रहे हैं? कुछ देख लिया? हाँ, कितना %? जैसे खाना का जो नीड है, जो हम खाना बना रहे हैं, नियर अबाउट जो वेस्टेज है उस हिसाब से 20% जो हमारा कंज्यूमर्स जो है उनका हम पेट भर सकते हैं, 20%। तो अभी हमारा जो पॉवर्टी का मेन इश्यू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जो गोल 2 है उसमें हम पॉवर्टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो वहां पे मेन है कि अगर फूड वेस्टेज भी कम कर दिया जाए तो उससे भी हम पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हैं। दो ही है ना, हंगर को रिड्यूस करना, हंगर के लिए 2 है, ठीक है। पॉवर्टी फर्स्ट है, दूसरा हंगर है, तीसरा एजुकेशन, फिर हेल्थ, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि वेस्टेज का क्या इंपैक्ट है? पहला है कि जो हमारा हंगर है वो हम हंगर को कम कर सकते हैं। दूसरा जो इंपैक्ट आ रहा है दैट इज द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। जो हम वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो पल्यूट करता है, कहीं ना कहीं हम फेंकते हैं, जमीन पे फेंकते हैं, फिर उसको नदी में फेंकते हैं, नाले में फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट क्रिएट द पॉल्यूशन इश्यू। और खासकर इससे भी जो रिलीज हो रहा है दैट इज अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द ग्लोबल जो वार्मिंग हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे भी इंपैक्टफुल हो रहा है। तो ओवरऑल जो सर्कल है कि आप खाना फेंक रहे हैं तो पहला रिसोर्स आप वेस्ट कर रहे हैं, खुद का रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं ना, जो हमने इतने मेहनत से प्रोड्यूस किया है। दूसरा चीज है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। तो एक जैसे कई बार ऐसे में आएगा कि मेन जो ग्लोबल का लेवल पे हंगर है वो इश्यू इट इज ड्यू टू द लेस प्रोडक्शन। तो लेस प्रोडक्शन नहीं है, ये है कि वेस्टेज ज्यादा है, प्रोडक्शन हम इतना कर रहे हैं कि वी कैन फीड होल ऑफ द जितना भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है हम खिला सकते हैं। दिक्कत है कि मैनेजमेंट का इश्यू, सेम पानी के साथ भी होता है। पानी ऐसा नहीं है कि कम है, पानी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। इंडिया का सबसे बड़ा इश्यू है, इंडिया में जो पर ईयर का पानी है वो 125 cm है, सेंटीमीटर जो लेवल नापा जाता है पानी का पर ईयर 125 cm है, वो बहुत हाई होता है। इजराइल में आप देखिएगा पूरे 1 ईयर का जो रेनफॉल है कितना है, जस्ट 25 है, 1/5 है। लेकिन वहां पे पानी का दिक्कत नहीं है क्योंकि इजराइल में जो उनकी टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छे से वो मैनेज करते हैं। जो जितना भी ये माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन हुआ या जो भी आप स्प्रिंकलर इरिगेशन हुआ, ये सब काफी उन्होंने हाई लेवल पे डेवलप करके रखा है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो जिस तरीके से पानी का इश्यू, दिस इज नॉट द स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, सेम इज द जो हंगर का इश्यू है दैट इज नॉट स्कार्सिटी ऑफ द फूड बट द मैनेजमेंट ऑफ द फूड। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जब भी लिखना हो तो लिखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन देता है तो दैट इज द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, और रैंक जो पूछेगा वो पीसीएस में पूछेगा। इंडिया टॉप में है जो हम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि पर फैमिली से जो हम लोग फेंकते हैं 55 किलो फूड फेंकते हैं, 55 किलो। वैसे यूएस में हमसे ज्यादा फेंकते हैं, वो 73 किलो है। लेकिन ये है कि यूएस का पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, तो हमारा ओवरऑल जो वेस्टेज है वो ग्लोबल लेवल पे हम टॉप में है। तो हमारे वहाँ भूखमरी भी बहुत ज्यादा है और हम फेंक भी बहुत ज्यादा रहे हैं। तो यही इसलिए आप लोग कभी भी घर पे खाना निकालें तो ध्यान से निकालें कि जितना आप निकालें उतना खा लें, फेंके नहीं। ये हमारे ही प्लेट से चीजें जाती हैं। शादियों में हम लोग काफी फेंकने का कहते हैं, हमें क्या लेना है, ठीक है। जहां पे भी चीजें हो जाती है हमें पे नहीं करना है, हम बहुत कैजुअली लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे चीजें क्यों नहीं खराब रहती, गवर्नमेंट बनाती है, हमें लगता है हमारा क्या सीट तोड़ के जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक हमारा एटीट्यूड है तब तक हम क्या मैनेज नहीं कर सकते इस चीजों को सही से।
तो एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वो फूड की तरफ होना चाहिए, कौन पे कर रहा है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्होंने कहाँ कहाँ पे है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नीड फॉर द लोकलाइज्ड अर्बन एजेंडा, यहाँ पे मेन डिस्कशन ये हो रहा है कि व्हाट इज नीड फॉर द लोकलाइज्ड अर्बन एजेंडा। अर्बन जो डेवलपमेंट है वो किसके पास है? अगर हम सब्जेक्ट लिस्ट देखें यूनियन और स्टेट एंड द करेंट लिस्ट, तो अर्बन डेवलपमेंट किसके पास है? स्टेट के पास है। हम देखते हैं कि स्टेट का नाम बदलना है तो आर्टिकल 3 होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना है, सिटी का नाम बदलना है तो किसके पास ये होता है? स्टेट लेवल पे ही होता है, उन्हीं के लेजिस्लेचर से होता है। तो अर्बन डेवलपमेंट का जो मेन है दैट इज विद द स्टेट, लेकिन मैक्सिमम पैसे जो इसके नाम पे लेते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं और गवर्नमेंट और भी काफी प्रोग्राम चला रहा है। कहीं ना कहीं आप जैसे हम लोग पढ़ रहे थे स्वदेश दर्शन पढ़ रहे थे कल परसों, वो ये सब है, सब क्या कर रही है, जाके यूनियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी सिटीज में, लेकिन सिटीज का जो कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट टोटली आएगा अर्बन स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब ये जितने भी प्रोग्राम हैं, स्मार्ट सिटी का एग्जांपल ले लूं तो कौन बनवाएगा? ब्यूरोक्रेट्स आके बनवाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स कहाँ से भेजे जाएंगे? दिल्ली से भेजे जाएंगे। आईएएस का एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू ब्यूरोक्रेट्स होता है, ब्यूरोक्रेट्स तो लोकलाइज्ड होता नहीं है। तो यहाँ पे है कि ब्यूरोक्रेट्स आएगा, वो ऊपर ऊपर जर्मनी में इटली में जो देखा रहेगा या दिल्ली मुंबई में देखा रहेगा उसके अनुसार वो आके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जब तक लोकल लोगों को हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, और लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट तभी होगा जब ये स्टेट के पास पावर जाए और स्टेट भी अपना पावर डिवॉल्व करके सिटीज को दे दे। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि स्टेट भी न ले, स्टेट भी अपना पावर डिवॉल्व करके जो सिटीज का मेयर है उसके पास फंडिंग दे दे और मैक्सिमम पैसे वहां खर्च हो रहा है अभी उल्टा। अभी हमारा जो अप्रोच है दैट इज द टॉप डाउन, ऊपर से हम प्लान बनाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट वहीं से बैठे बैठे पूरा प्लान बनाएगी, अपने ब्यूरोक्रेट्स को बनाएगी। अभी जो हम स्मार्ट सिटीज बना रहे थे उसमें हम वेंचर कैपिटल्स जो होता है कि वेंचर्स एक अलग से होती है कंपनी रूल के अंदर में, एक अलग से हम बॉडी बना दे रहे थे, उसके थ्रू करवा रहे थे और उसमें मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स हो रहे थे। क्लियर हो रहा है व्हाट हम क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अर्बन जो डेवलपमेंट है एरिया का, वो मैक्सिमम इस समय जो फंडिंग है वो अपना खुद का गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट लेके करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नीड है वो है कि हम डिवॉल्व करके पावर को मेयर के हाथ में दे दें, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है उनके हाथ में दे दें, ताकि उनको पता रहे कि हर एक एरिया का नीड क्या है। जैसे हमें यूनियन गवर्नमेंट को क्या पता कि गोरखपुर में क्या नीड है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, यहाँ के नाले कैसे हैं, कि यहाँ के तालाब कैसे हैं, ये चाहिए ना, कि यहाँ पे पानी की नीड लोगों को ज्यादा है, कि स्कूल्स बनवाना है, कि हॉस्पिटल्स बनवाने हैं। यहाँ के जो लोकल्स होंगे, खासकर अगर लोकल्स एमएलए भी हो, लोकल्स जो मेयर्स भी हो, वो भी बैठ के बात करें तो उनको ज्यादा चीजें पता होंगी। लेकिन डायरेक्ट अगर होम मिनिस्ट्री से जो हमारा यूनियन लेवल पे कौन सा है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, अगर उसके थ्रू हम स्कीम लेके आए तो क्या होगा? दैट विल बी नॉट दैट मच प्रोडक्टिव। और वो क्या होगा, जब हम प्रोडक्टिव नहीं रहेगा तो नीड कुछ और होगी, बनवाएंगे कुछ और। यहाँ पे नीड होगी कि प्राइमरी हॉस्पिटल बनवाना है, हम बना के जाएंगे होटल्स एंड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस है। इन्होंने डिस्कस किया कि नियर अबाउट 80% ऑफ द फंडिंग जो गवर्नमेंट है, 70% जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू हमें यूनियन बजट के थ्रू हमें डिवॉल्व करना चाहिए, और स्टेट अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू डिवॉल्व करके वो नीचे भेज दे। ये यहाँ पे मेन डिस्कस करते हैं। ये न्यूज है, व्हाट आर द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। व्हाट इज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? क्या है? हमारा बेसिक जीन बिल्डिंग कैसे होता है? डीएनए होता है। डीएनए कैसे बनता है? क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। मेन हमारा जो प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट विद द क्रोमोसोम्स जो होते हैं, हम फादर से और मदर से लेते हैं, 23 पेयर्स लेते हैं। हाँ ठीक है।
और वहां पे जो होता है मेन जो डोमिनेंट क्रोमोसोम होता है दैट इज द क्रोमोसोम 3। एक क्रोमोसोम होता है जिसके पास ज्यादा डोमिनेंट होता है ट्रेट ऑफ द पेरेंट्स का जो होता है। और देखिए मदर एंड फादर में ये दोनों सिमिलर कहीं ना कहीं होता है। अब यहाँ पे देयर इज द मोस्टली दे आर द सिमिलर टू द मदर्स बट द सम डिफरेंस एग्जिस्ट, दिस डिफरेंस आर द कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। इसी डिफरेंस के कारण जो चेंजेज होते हैं, जो हम जैसे होता है ना कुछ हम में डिफरेंट भाइयों में डिफरेंट तरीके के ट्रेट आ जाते हैं, वो दैट इज मेनली फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द जो क्रोमोसोम थर्ड होता है वही डोमिनेंट होता है और उसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिससे चीजें चेंज हो जाती है। तो वहीं यहाँ पे डीएनए हेल्प डिफरेंशिएट इंडिविजुअल एंड ट्रेस एंसेस्ट्री। जो हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो डीएनए का टोटल टेस्टिंग है, जैसे अभी कहीं पहले होता था लास्ट को हम पहचान ही नहीं पाते थे, अभी डीएनए के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे हम एग्जैक्ट ट्रेस करके पहुंच जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होता था, मानिए कोई बहुत बड़ा घटना घटा, जैसे कुंभ का ही ले ले, 100 लोग मरे, लास्ट एकदम पता नहीं चल रहा है, डिफॉर्म हो गया है, सड़ गया है, रॉटिंग है, तो ऐसे केस में लगेगा कि बॉडी कैसे डिफरेंशिएट हो। तो अगेन यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके हम करते हैं। तो ओवरऑल इन्होंने डिस्कशन यही किया कि अभी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और क्या क्या इसके मेन पार्ट होते हैं। जैसे आप बता रही थी कि न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके जो मेन पार्ट होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, ग्यूनाइन एंड थाइमाइन। ठीक है, तो ये सब चीजें पेयरिंग होता है और इसी के थ्रू प्रॉपर डीएनए फॉर्म होता है। गवर्नमेंट नोटिफाइज रिवीजन टू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर द एमएसएमईज। तो हमने अभी बजट में भी पढ़ा था कि चेंज कर दिया है क्राइटेरिया जो चेंज किया एक बार देख लीजिएगा। जो इन्होंने स्टार्ट किया है दैट इज विद द माइक्रो इंटरप्राइज, पहले 1 करोड़ था, बढ़ा के इसको 2.5 करोड़ कर दिया। जैसे कौन सा इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आएगा इस हिसाब से टैक्सेशन प्रोसेस होता है, इस हिसाब से आपको कितने लोन मिलेंगे, ये सब चीजें अवेल आप करते हैं, किस तरीके से लेबर लॉ लगेगा, ये सब लगेगा। तो उसका पहले बात की डिफाइन कैसे करें, तो डिफाइन स्टार्ट होता है दैट इज विद द गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन देती रहती है। अभी नोटिफिकेशन बजट के थ्रू आया दैट इज 1 करोड़ से 2.5 करोड़ जो होगा दैट इज द डिफिनीशन। तो अगर फिनेंस बिल में देखें, जो फिनेंस बिल अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये आने के कारण वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मनी बिल कन्वर्ट हो जाएगा फिनेंस बिल में। बिसाइड है ना यहाँ पे, तो गवर्नेंस रेगुलेशन की बात आ गई। तो आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। मनी बिल क्या होगा, दैट इज टोटली कन्फाइंड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और टैक्सेशन के जितने प्रोसेस होंगे। लेकिन वहां पे जहां पे रेगुलेशन आएगा वहां पे फिनेंस बिल 1 एंड 2 आ जाता है। तो यहाँ पे रेगुलेशन की बात हो रही है, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ कर दिया, दैट इज फॉर द माइक्रो। एंड यहाँ पे जो टर्नओवर के भी बेसिस पे होता है, एक होता है कि कितना पैसा लगाया गया है और एक साल में बिजनेस कितना कर रहा है। जैसे होगा ना कि जैसे कोई दुकान खोला, तो दुकान खोलने के लिए क्या करा होगा, किराए पे लिया होगा, फिर उसमें सामान लाए होंगे, वो टोटल जितना भी चीजें हुई वो जोड़ लिया तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। खरीदा होगा ना पहली बात कि इतने सामान, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर बेचना स्टार्ट करेगा दुकान खोलने के बाद, तो एक साल में वो कितना बेचा, प्रॉफिट की बात नहीं होती। टर्नओवर में टोटल बिक्री होता है, जितना भी उनके पास उन्होंने सेल किया एक साल में, दैट विल बी द टर्नओवर। होता है ना कि एक साल बाद इन्होंने टोटल 100, अगर उन्होंने जस्ट अगर क्लोथ का ही बॉक्स है, 100 क्लोथ का बॉक्स बेचा हो, तो टर्नओवर में दैट विल बी इंक्लूडेड। क्लियर हो रहा है। तो टर्नओवर के बेसिस पे हम जब करते हैं वो ज्यादा होता है, 5 करोड़ से 10 करोड़, क्योंकि बिक्री हुआ वो सब प्रॉफिट नहीं होता है। क्लियर हो रहा है कि ये पेन अगर होगा 500 रुपए का तो 510 में ही बेचूंगा, 510 में बेचा, लेकिन टर्नओवर 510 का दिखा रहा है, प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए होता है। तो इसीलिए टर्नओवर हमेशा हाई होता है और ये रिकरिंग होता है। तो 5 to 10 करोड़ बढ़ाया है इन्होंने, जो लिमिट दैट इज फॉर द स्मॉल 10 से बढ़ा के 25 करा है, एंड फॉर द मीडियम के लिए कितना किया है, 50 से बढ़ा के इन्होंने 125 किया है। ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कभी मैचिंग कराने के लिए है तो आप कंफ्यूज ना हो, अभी का जो क्राइटेरिया वो एक बार आपके दिमाग में रहे। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर से स्लाइड टू डिकेडल लो। तो अभी प्राइवेट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज दिस, क्रिएशन ऑफ एसेट। प्राइवेट एक्सपेंडिचर में क्रिएशन ऑफ एसेट तो आएगा ही, और क्या आ सकता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके ठीक है। इसमें और क्या क्या आ सकता है? टेंजिबल भी आएगा, इनटेंजिबल भी आएगा। जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्राइवेट सेक्टर किस में कर सकता है, एक मशीन वसीन ये सब बना दे, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा ही। साथ साथ अगर स्किलिंग करे तो इनटेंजिबल है, लेकिन वो भी तो एसेट में ही आएगा, कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। मैं अपने अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाता हूँ तो वो दिखेगा नहीं, कुछ क्रिएशन एसेट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। कैपिटल वहां आता है जहां पे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा ले, यही होता है ना कैपिटल। तो कैपिटल टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? टेंजिबल कैसे हो सकता है? मैं कोई मशीन खरीद के ला दूं, मैं प्रिंटर खरीद के ला दूं, प्रिंटर से प्रिंट आउट होगा, लेकिन जो प्रिंटर करने जा रहे हैं उनको मशीन चलाना भी तो आना चाहिए। ऐसे वो मशीन चला रहे हैं तो 1 घंटे में 100 पेज निकाल लें। अगर मैं उनको अच्छे से पूरा फिलअप कैसे किया जाता है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, एक तरफ से दोनों पेज कैसे किया जा सकता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो वो इनटेंजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नया चीज हम इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। कोविड से इंपैक्ट हुआ, कोविड से पैसे ही नहीं थे, लोगों ने क्या करा कि बिजनेस वैसे भी बहुत ज्यादा बैकस्लाइड करा, और अभी तक वो हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। कभी हमारा इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है, कभी हमारा जो मनी ये प्राइस करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई, बीच हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट ओवरऑल कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे कोई भी अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज देखेंगे, मैक्सिमम जो उनका ग्रोथ रेट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा स्पीड पे आता है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्ट अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो लिमिटेड होगा। गवर्नमेंट अपने एरिया में देखेगी ना, और गवर्नमेंट का एरिया लिमिटेड है। गवर्नमेंट कहाँ का एक्सपेंड कर सकती है? डिफेंस में कर सकती है, उनको वहां नीड है। गवर्नमेंट रेलवे में कर सकती है, वहां पे नीड है। कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये टेबल बनवाना है, ये चेयर बनवाना है, वॉशिंग मशीन बनवाना है, टीवी बनवाना है, तो उसमें क्यों वो करेगी? नहीं करेगी ना। वहां पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर ही चाहिए। और इकोनॉमी का मैक्सिमम पार्ट आप देखिएगा, अभी जो हम कैपिटल मॉड में इंटर किए हैं, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, वहां पे मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है अभी प्राइवेट सेक्टर का है। वही है, क्योंकि स्टेट तो अपने आप को पीछे खींच लिया है मैक्सिमम एरिया में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको इंपैक्ट करेगा अगर ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो इंक्रीज नहीं करे। माना जाता है कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर हमेशा 45 के आसपास होना चाहिए, 40 से 45 हो तो वहां पे कहीं ना कहीं दैट विल बी मच इम्पैक्टफुल। इसीलिए अभी हमने देखा है कि बहुत से हम लोग पीपीपी मॉडल बीच में पढ़े थे, बॉट मॉडल पढ़ा था, स्विस चैलेंज मॉडल पढ़ा था, ये सब पढ़े थे। ये सब कहीं ना कहीं हम प्राइवेट प्लेयर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इनटू द डिफरेंट एक्सपेंडिचर एरिया। व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? एथिक्स का पार्ट है, गवर्नेंस का भी पार्ट हो सकता है, जीएस पेपर 2। ये तो नहीं है, इनकरेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दो पार्टी लड़ेगी वो तो एकदम लड़ाई ही हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल सी चीज बता रहा हूं। मानिए मैं टीचर हूं किसी कॉलेज में, मैं पेपर बना रहा हूं, उसी जो पेपर आने वाला है उसी में मेरा बेटा भी बैठने वाला है, ठीक है? तो क्या होगा, पेपर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, क्योंकि मेरे बेटे का भी स्टेक है। मैं ऐसा नहीं पेपर बनाऊंगा कि वो फेल हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं ध्यान में रखूंगा कि वो एरिया उसका बहुत वीक है, तो वो चीज हम क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा। एक दिन और एग्जाम्पल दिया था, जज है, जज बैठा है, उसके ही घर के किसी का सुनवाई सुन रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं कहीं का डीएम हूं और वहां पे प्रोजेक्ट इस तरीके से बना रहा हूं कि मेरा जमीन भी वहां पे है, तो मैं क्या करूंगा, वो डिसीजन कहूंगा कोई और ले, क्योंकि मेरा जमीन है। कहीं ना कहीं अगर उसके पास से कोई प्रोजेक्ट जाएगा तो मेरे पे आरोप लगेगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कहीं और से भी प्रोजेक्ट निकलवा सकते थे। तो ऐसे केस में हमें बाहर आना होता है। जैसे सेबी के केस में क्या है कि आप अगर उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं तो आपका पैसा सेबी के स्टॉक मार्केट में नहीं लगा होना चाहिए। पिछले वाले जो अभी आरोप लग रहा था, पिछले जो चेयरमैन थी, अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, काफी इस पे बवाल हुआ था, लोकसभा में भी इस पे काफी बहसबाजी चल रही थी। अदानी का जो केस चल रहा था उसमें यह था कि जो सेबी की चीफ थी उनका पैसा अदानी के कैपिटल में लगा हुआ था, यही था। तो जब आपका अदानी के ही कैपिटल में पैसा लगा हुआ है तो आप चाहेंगे कि आपका कम हो। आपने 1 करोड़ लगाया हुआ है, जब सेबी का मार्केट गिरेगा आपका भी 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि अदानी का जो मार्केट है वो सेम बना रहे।
तो यही आरोप लगा था कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे भी आ सकता है। एथिक्स में कई बार डिफिनीशन पूछता है, विद एग्जांपल पूछता है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, आंसर लिखेंगे तो इट रिफ्लेक्ट्स। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind.